लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नामी, सांजी, चॉपर और ब्रूक का ग्रुप अब यहाँ से जो आइलैंड की ओर निकल जाता है। वहीं डोफ्लेमिंगो सभी के सामने लॉ को गोली मार के अपने साथ कैप्चर कर लेता है और लूफी की मुलाकात अपने भाई साबो से हो जाती है, जिसको देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग अपनी ड्रेस रोसा आके आगे की स्टोरी को जानने वाले हैं। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो और आराम से बैठ जाओ और चालू करते हम लोग इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लॉ को कैप्चर करने के बाद फुजीतोरा और डोफ्लेमिंगो दोनों पैलेस के अंदर आते हैं, जहाँ पे फुजीतोरा डोफ्लेमिंगो को ये क्लियर कर देता है कि वो उसका साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं और वो इस सीचीबुका यानी कि वॉर लॉर्ड के सिस्टम को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद डोफ्लेमिंगो और फुजीतोरा के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, बट ये बात ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ती। तो उसोप, चॉपर और फ्रैंकी टोंटाटा ट्राइब्स के साथ यहाँ पे स्माइल फैक्ट्री को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने की मिशन पे कायम रहते हैं, जिसमें से उसोप और रॉबिन तो अंडरग्राउंड निकल जाते हैं और फ्रैंकी सामने से फैक्ट्री पे अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पे कुछ डोफ्लेमिंगो के आदमियों को वो तो अपने हमले से उड़ा देता है, बट आगे चल के उसका सामना करने के लिए डोफ्लेमिंगो का एक कमांडर सैनी और पिंक आ जाता है। लियो सबको बताता है कि डोफ्लेमिंगो के क्रू में काफी सारे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं और उन सभी को उनकी पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक में डिवाइड किया गया है। उसोप और रॉबिन टोंटाटा ट्राइब्स के साथ अंडरग्राउंड टनल से होते हुए स्माइल फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका मिशन है शोगर को ढूंढ के उसको नॉकआउट करना, जिससे सभी लोग जो भी टॉय में कन्वर्ट हुए हैं वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाएंगे और शोगर के कंट्रोल से फ्री होके वो लोग भी इस जंग में उनका साथ दे सकेंगे। भाई शोगर टूर्नामेंट में सभी हारे हुए पार्टिसिपेंट्स को, जिसमें केविन डिश भी शामिल है, उन सभी को एक एक करके टॉय में कन्वर्ट करती जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी उसोप की शोगर नॉकआउट वाली टीम का एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मिशन है कि शोगर को जो कैंडी खाने की आदत है वो लोग उस कैंडी को एक एक्सप्लोसिव से चेंज कर देंगे, जिससे शोगर उसको खा के नॉक हो जाएगी और सभी लोग वापस से टॉय से इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ये मिशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शोगर के साथ ट्रेबॉल हमेशा उसका बॉडीगार्ड बन के रहता है, जिसके पास बीटा बीटा नोमी डेविल फ्रूट की पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो काफी चिपचिपे एडेसिव को कंट्रोल और प्रोड्यूस कर सकता है। तो भाई लूफी आखिरकार वाइलो के पास पहुंच जाता है। वहीं कोलोसियम में फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले रेबिका लूसी को देखती है, बट वो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट उसको लगता है। दोस्तों इस फाइनल राउंड में डोन क्यूटी फैमिली का एक सदस्य डियामांटे भी हिस्सा लेता है। वाइलो लूफी को डोफ्लेमिंगो के पैलेस के अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज बताती है। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है, इसमें जीसस बर्गेस, रेबिका, बार्थोलोमियो, लूसी और डियामांटे हिस्सा ले रहे हैं। इस राउंड के जस्ट स्टार्ट होने के पहले ही कुछ लोग रेबिका पे अटैक करने के लिए आते हैं, जिनको डियामांटे अपने डेविल फ्रूट की मदद से वहीं पे रोक लेता है और ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग से ही साबो, जो अब लूसी वन के इस राउंड में फाइट कर रहा है, वो एस के डेविल फ्रूट को हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी अपने गियर 3 का यूज करके पैलेस की दीवार तोड़ के अंदर एंटर कर लेता है, जिसको देख के डोफ्लेमिंगो शॉक में आ जाता है कि भाई उसको तो टूर्नामेंट में फाइट करना चाहिए, वो आखिर यहाँ कर क्या रहा है। लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए वो पीका को भेजता है, जिसके पास इशी नोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिसकी मदद से पीका किसी भी स्टोन को कंट्रोल या फिर उसके साथ मर्ज हो सकता है। लेकिन उससे फाइट करने के लिए जोरो वहाँ पे रुक जाता है और वो लूफी और वाइला को आगे जाने के लिए बोलता है। शोगर को नॉकआउट करने वाली टीम की तरफ आए तो भाई लियो यहाँ पे तैयार है शोगर की कैंडी को एक एक्सप्लोसिव कैंडी से बदलने के लिए, जिसमें वो काफी कोशिशों के बाद कामयाब भी हो जाता है, बट शोगर उस एक्सप्लोसिव कैंडी को पहचान लेती है और उसको फेंक देती है। अब भाई मिशन अनसक्सेसफुल होने के बाद सभी लोग शोगर पे अटैक करने के लिए जाते हैं, बट उन सभी को शोगर एक एक करके टॉय में कन्वर्ट करती जाती है। बट दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम में रॉबिन शोगर को पकड़ लेती है और लियो शोगर को वो एक्सप्लोसिव कैंडी खिलाने ही वाला होता है, बट शोगर यहाँ पे रॉबिन को भी टॉय में कन्वर्ट कर देती है और लास्ट में बचता है हमारा उसोप, जो कि चुपचाप पतली गली से वहां से निकल जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारा टॉय सोल्जर डोफ्लेमिंगो को मारने के लिए अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है और उसको रोकने के लिए वहां पे लाओ जी, जो कि डोफ्लेमिंगो का एक आदमी है, वो आ जाता है, बट उसको टोंटाटा ट्राइब्स के कुछ लोग आके वहां प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लियो उसोप को बताता है कि वो टॉय सोल्जर दरअसल द लेजेंडरी ग्लैडिएटर कीरोस है, जो कि सबसे पहले शोगर के हाथों टॉय में कन्वर्ट हुआ था, इसी कारण से वो शोगर के कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों टॉय सोल्जर टोंटाटा ट्राइब्स के साथ डोफ्लेमिंगो की तरफ बढ़ रहा होता है, बट उसको वहां पे ग्लैडियस आके रोक लेता है और अपने डेविल फ्रूट की मदद से उसको एक्सप्लोड करने की कोशिश करता है, बट लकीली लूफी आके उस टॉय सोल्जर को प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर ये दोनों साथ में किंग
किंगडम के हॉल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों टॉय सोल्जर को अपने कीरोस के फॉर्म के पुराने दिन याद आते हैं। तो भाई कीरोस जब 15 साल का था तो उसने अपने एक दोस्त को गलत काम करने पे जान से मार दिया था, जिसके बाद सजा के तौर पे उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको लगातार काफी सालों तक कोलोसियम में फाइट करने की सजा मिली। बट लगातार 3000 फाइट से भी ज्यादा में अनडिफीटेड रहने के बाद किंग रिकू ने उसको रॉयल आर्मी में सेनापति के तौर पे शामिल किया। आगे चल के उसकी मुलाकात किंग रिकू की बड़ी बेटी से होती है, जिसके साथ वो प्यार में पड़ जाता है और इन दोनों शादी कर लेते हैं। बट क्योंकि उसकी बेटी ने एक क्रिमिनल से शादी की थी तो किंग रिकू ने पब्लिकली अपनी बेटी को डेथ घोषित कर दिया। आगे चल के कीरोस की एक बेटी भी होती है जिसका नाम रेबेका होता है। फिर दोस्तों डोफ्लेमिंगो किंगडम में कब्जा कर लेता है और जब कीरोस किंग रिकू को बचाने के लिए किंगडम में जाता है तो वहाँ पे वो लोग उसको कैप्चर करके उसका एक पैर पिलर से बांध देते हैं। बट किंग रिकू को बचाने के लिए कीरोस अपना वो पैर काट के डोफ्लेमिंगो का सर उसके धड़ से अलग करने के लिए जाता है। बट शुगर अपनी पावर से उसको एक टॉय में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद वो टॉय सोल्जर बन के किंग रिकू को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। आगे चल के डियामांटे उसकी बीवी को मार देता है जो कि रेबेका के लिए खाना लेके आ रही थी। जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी लेके रेबेका के पास पहुंचता है और जिंदगी भर उसका ख्याल रखता है, साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग भी देता है। तो हमारी शुगर नॉकआउट टीम का लीडर उसॉप आखिरकार हिम्मत करके शुगर और ट्रेवल से फाइट करने जाता है, क्योंकि भाई वो लीडर है ना। लेकिन दोस्तों उसको पकड़ के जो एक्सप्लोसिव कैंडी शुगर को खानी थी वो कैंडी शुगर उसॉप को खिला देती है। जिसके बाद उसॉप का कुछ ऐसा मुंह बनता है जिसको देख के शुगर वहीं पे डर के बेहोश हो जाती है और इनका ये मिशन इनडायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों शुगर के नॉकआउट होने के बाद जो लोग भी टॉय में कन्वर्ट होते हैं वो सभी वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ डोफ्लेमिंगो के खिलाफ काफी गुस्से में जंग का ऐलान कर देते हैं। तो भाई ड्रेस रोसा के सभी नागरिक अब डोफ्लेमिंगो के खिलाफ काफी गुस्से में आ जाते हैं। वहीं टॉय सोल्जर जो कि अब कीरोस बन चुका है वो अपना अनफिनिश्ड काम जो कि काफी साल पहले वो नहीं कर पाया वो इस बार डोफ्लेमिंगो का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। टूर्नामेंट में फाइट कर रही रेबेका को याद आ जाता है कि उसका पिता कीरोस कौन था और वहीं पे साबो जो कि लूसी वन के टूर्नामेंट में फाइट कर रहा है वो आखिरकार एस का मेरा नो मी डेविल फ्रूट हासिल कर लेता है, जिसको खाने के बाद उसके पास भी एस की फायर पावर्स आ जाती हैं, जिसकी मदद से वो एस के स्ट्रॉन्गेस्ट हमले फायर फिश का इस्तेमाल करके कोलोसियम की रिंग को चीर देता है। क्योंकि उस रिंग के जस्ट नीचे स्माइल फैक्ट्री थी जहां उसॉप मौजूद था, तो ऊपर से सूरज की रोशनी आती हुई देख के नीचे मौजूद सभी लोग उसको एक चमत्कार मान लेते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा उसॉप गॉड उसॉप बन जाता है। दोस्तों वो लोग उसॉप से पूछते हैं कि भाई आगे क्या करें, भगवान हमको बताइए। तो उसॉप उनको बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, पीछे ये जो स्माइल फैक्ट्री दिख रही है इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। साबो रेबेका को बताता है कि वो लूफी का भाई है और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ इन स्टाफ भी है जो कि यहाँ पे डोफ्लेमिंगो की करतूतों को देखने के लिए हैक और कोआला के साथ आया हुआ है। भाई अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कोआला को नहीं पहचाना तुम लोग को बता देता हूँ कि भाई कोआला वही लड़की है जो कि फिशर टाइगर और जिनबे को फिशमैन आइलैंड सागा में मिली थी और अब वो बड़ी होके रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ उनका एक हिस्सा बन चुकी है। और भाई रॉबिन यहाँ पे कोआला को काफी पहले से जानती है क्योंकि भाई रॉबिन तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ ही ट्रेनिंग कर रही थी ना अपने टाइम स्किप के दौरान। और तुम लोग के मन में एक चीज और आ रही होगी कि भाई जब साबो जिंदा ही था तो वो एस को बचाने के लिए मरीन फोर्ड में आखिर क्यों नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि भाई साबो के एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त जा चुकी थी। बट जब उसने न्यूज़पेपर में एस की डेथ की खबर को पढ़ा तो उसको तो भाई बहुत ही बड़ा झटका लगा, जिसके बाद वो लगातार 3 दिन तक कोमा में चला गया और कोमा से उठने के बाद उसकी मेमोरी वापस से आ गई। तो भाई साबो बताता है कि डोफ्लेमिंगो ड्रेसरोसा से पूरे वर्ल्ड में इलीगल वेपन्स को सप्लाई करता है और इसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ है। वहीं रॉयल पैलेस में कीरोस बफेलो को मार के बाहर फेंक देता है और लूफी जब लॉ को आजाद करने की कोशिश करता है तो हमको पता चलता है कि भाई डोफ्लेमिंगो तो अभी मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। जिसके बाद डोफ्लेमिंगो उन सभी के सामने अपने काफी शक्तिशाली अटैक बर्ड केज को एक्टिवेट कर देता है और हमको पता चलता है कि जिस डोफ्लेमिंगो को कीरोस ने मारा था वो तो दरअसल उसका एक स्ट्रिंग क्लोन था। डोफ्लेमिंगो का बर्ड केज एक्टिवेट हो चुका है जो कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग रेजर शार्प स्ट्रिंग से बना हुआ है जो कि आइलैंड की अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने रास्ते में आने वाले हर ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय करता जाता है। साथ ही साथ डोफ्लेमिंगो अपनी स्ट्रिंग से ड्रेसरोसा के लोगों को कंट्रोल करके उनको आपस में ही लड़के मारने
मारने पे मजबूर कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने काफी सालों पहले किंग रिकू को कंट्रोल करके किया था। दोस्तों डोफ्लेमिंगो यहाँ पे पूरे आइलैंड में एक न्यू बाउंटी सिस्टम को ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वो हमारे हीरोज पे स्टार्स असाइन करता है और हर एक पर्टिकुलर स्टार की वैल्यू 1-1 मिलियन वेरी होती है। अब साबो, लूफी और लॉ पे तो भाई 3-3 स्टार लगाए जाते हैं, बट हमारे गॉड उसप पे पूरे के पूरे 5 स्टार की बाउंटी रखी जाती है। तो भाई बाउंटी सिस्टम लगने के बाद लूफी, लॉ और उसके सभी साथी लोग की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये मुश्किल कम नहीं थी कि पीका भाई दूसरी तरफ एक काफी विशाल स्टोन जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, बट उसकी आवाज इतनी फनी होती है जिसको सुन के लूफी काफी तेज हंसने लगता है और लूफी को हंसता देख के पीका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके एक ही मुक्के से इतना ज्यादा बड़ा डैमेज होता है जिससे लूफी, लॉ और जोरो बार बार बचते हैं। फिर वहाँ पे कैवेंडिश आता है जो कि लूफी और लॉ को डोफ्लेमिंगो के पास उसको मारने के लिए लेके जाता है और उनके साथ कीरोस भी बैठ जाता है। अब क्योंकि भाई हमारे कोलोसियम के बाकी फाइटर्स कमजोर हैं तो वो अपनी प्राइड को किनारे रख के लूफी को आगे बढ़ के डोफ्लेमिंगो को मारने के लिए भेज देते हैं, जब तक वो डोफ्लेमिंगो के बाकी कमांडर से निपटते हैं। तो भाई आखिरकार हमारा किनेमोन अपने दोस्त कांजीरो से मिल जाता है जो कि यहाँ प्रिजनर बन के कैद था। वो अपने डेविल फ्रूट की मदद से एक चिड़िया को ड्रॉ करता है जिसपे बैठ के वो लोग सरफेस पे आ जाते हैं और वो एक नेट भी ड्रॉ करता है जिससे बाकी के लोग भी बाहर आ सकें। तो भाई हमारी शोगर वापस से होश में आ गई है और उसके मन में तो सिर्फ ऊसॉप और उसके दोस्तों से बदला लेने की बात है। वहीं दूसरी तरफ ग्लेडियस लूफी और लॉ पे अटैक करता है ताकि वो लोग डोफ्लेमिंगो तक ना पहुंच पाए। बस बार्थोलोमियो अपनी पावर से सीढ़ियां बना देता है जिसपे चढ़ के लूफी और लॉ ऊपर पहुंच सके। इस बीच ग्लेडियस उन पे अटैक करने जाता है बट बार्थोलोमियो वो हमला खुद पे ले लेता है। दूसरी तरफ रेबेका डियामांटे से फाइट कर रही होती है और इसके पहले कि डियामांटे रेबेका को मारे काइरोस वहां आ जाता है और डियामांटे से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। रेबेका लॉ की हथकड़ियों की चाबी लूफी को दे देती है जिसके बाद लॉ आजाद हो जाता है और वहां मौजूद जाइंट टॉयज को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट दूसरी तरफ से शोगर लूफी और लॉ की तरफ आ रही होती है। शोगर को रोकने के लिए उसॉप कांजीरो को अपना चेहरा बनाने के लिए बोलता है और उसको वो वायोला के डेविल फ्रूट की मदद से बिल्डिंग के आर पार देख के शोगर की तरफ थ्रो करता है और ये निशाना काफी इम्पॉसिबल सा था, बट इस दौरान उसॉप अपनी ऑब्जर्वेशन हकी अनलॉक कर लेता है और एकदम सटीक निशाना शोगर की तरफ लगाता है जिसमें उसी का चेहरा बना होता है, जिसको देख के शोगर वापस से नॉक हो जाती है इसके पहले कि वो लूफी और लॉ को टच करके टॉय में कन्वर्ट कर पाए। और फाइनली लूफी और लॉ डोफ्लेमिंगो के पास पहुंच जाते हैं। साबो फूजीतोरा से फाइट करता है ताकि वो लूफी और लॉ के बीच में इंटरफेयर करने ना जाए और इस फाइट में साबो फूजीतोरा को बराबरी की टक्कर देता है, बट फूजीतोरा उस फाइट को रोक के लूफी के ऊपर बैट लगाता है कि वो यहाँ पे डोफ्लेमिंगो को हरा के इस आइलैंड के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ लॉ और डोफ्लेमिंगो की फाइट चल रही होती है और हमको पता चलता है कि लॉ यहाँ पे स्ट्रॉ हेड से काइडो को मारने का बहाना करके दरअसल डोफ्लेमिंगो से ही निपटने के लिए आया था क्योंकि उसकी डोफ्लेमिंगो के साथ काफी पुरानी दुश्मनी है। और अब चलते हम लोग 16 साल पुराने फ्लैशबैक में जहाँ लॉ डोफ्लेमिंगो पायरेट्स में न्यू रिक्रूट के साथ शामिल हुआ था और वो गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नफरत भी करता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात कोरोजोन से भी होती है जो कि डोफ्लेमिंगो का छोटा भाई था और वो बच्चों से काफी ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो लॉ को हमेशा बाहर खिड़की से फेंकता रहता था। डोफ्लेमिंगो लॉ से पूछता है कि वो अपने देश से बच के कैसे भागा। फिर लॉ बताता है वो फ्लेवेंस देश का निवासी है जिसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता था और इस देश में एम्बर लेड नाम के एक काफी रेयर एलिमेंट की माइनिंग होती थी जिसकी मदद से वहाँ के लोग काफी अमीर तो हो गए, बट इसके ही साइड इफेक्ट से वहाँ पे व्हाइट लेड डिजीज स्प्रेड होना स्टार्ट हुई जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ के मरने लगे और इस डिजीज को स्प्रेड होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उस आइलैंड के सभी लोगों को एलिमिनेट करने का फैसला किया। बट लॉ किसी तरह से बच के वहाँ से निकल गया और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 3 ही साल बचे हैं क्योंकि वो भी इस डिजीज से अफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही एक दिन बैठ के बफेलो और बेबी 5 से बात करते हुए लॉ उनको अपना असली नाम ट्रफाल्गर डी वाटर लॉ बताता है जिसको सुन के कोरोजोन वहाँ पे आके तुरंत लॉ को उठा के ले जाता है। अब पहले तो लॉ यहाँ ये देख के शॉक हो जाता है कि कोरोजोन बात कर सकता है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमको लगता था कि कोरोजोन गूंगा है, जिसके बाद
कोरोजोन अपने डेविल फ्रूट की मदद से एक साउंड प्रूफ सराउंडिंग बनाता है और लॉ को बताता है कि जिन लोगों के नाम पे डी होता है वो डायरेक्ट गॉड्स के एनिमी होते हैं और वो उसको इसलिए यहाँ पे लाया है ताकि वो उसको डोफ्लेमिंगो से बचा सके, नहीं तो डोफ्लेमिंगो उसको मार देगा। तो भाई आज से काफी सालों पहले डोफ्लेमिंगो भी सेलेस्टियल ड्रैगन हुआ करता था, बट जब बाकी सारी रॉयल फैमिलीज मारीजुआज में शिफ्ट हो रहे थे तो डोफ्लेमिंगो के फादर ने उस इनविटेशन को ठुकरा के इंसानों के बीच में रहने का फैसला किया, जो कि काफी वर्स्ट डिसीजन था क्योंकि इंसानों ने अपना सारा गुस्सा उसकी फैमिली पे उतारा और उनको काफी टॉर्चर किया। इस बीच वो लोग काफी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। कुछ सालों बाद डोफ्लेमिंगो की माँ एक बीमारी के चलते चल बसी। डोफ्लेमिंगो, उसके भाई रोजेनेंटे और उसके पिता को वहाँ के लोग पकड़ के मारने वाले थे, बट उसी बीच डोफ्लेमिंगो अपनी कॉन्करर्स हाकी को अनलॉक करता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और अपने पिता के डिसीजन से तंग आके वो उनको भी एक गन से मार देता है और आगे चल के डोन कीहोटे पायरेट्स को एस्टेब्लिश करता है। बट उसका भाई आगे चल के सेंगोकू के साथ मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट में एज अ नेवी ऑफिसर शामिल हो जाता है और वो इस वक्त डोफ्लेमिंगो पायरेट्स में वर्ल्ड गवर्नमेंट का खबरी बन के शामिल है। अब क्योंकि लॉ के पास उसकी जिंदगी में ज्यादा समय नहीं बचा है तो रोजोनेंटे उसको डोफ्लेमिंगो से दूर ले जाके उसकी डिजीज को क्योर करने के लिए अलग अलग आइलैंड्स पे जाता है, बट हर जगह उसको निराशा ही मिलती है क्योंकि उसका डिजीज अनक्योरेबल था, जिससे वो काफी निराश हो जाता है। बट एक दिन उसको पता चलता है कि रूबिक आइलैंड में एक डेविल फ्रूट ओपे ओपे नोमी का ट्रेड होने वाला है, जिससे उसका ये डिजीज क्योर हो सकता है। पर भाई इस फ्रूट के पीछे डोफ्लेमिंगो भी पड़ा था क्योंकि इस फ्रूट के जरिए इटर्नल लाइफ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ डोफ्लेमिंगो एक चीज और नोटिस करता है कि जिस दिन से कोरोजोन ने उनका क्रू छोड़ा है, नेवी ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। खैर भाई ट्रेड के 3 दिन पहले ही कोरोजोन यानी कि रोजोनेंटे उस फ्रूट को चुरा लेता है और लॉ को खिला देता है। इस बीच वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, बट लॉ का डिजीज क्योर हो जाता है और वो लॉ को नेवी को जाके डोफ्लेमिंगो के प्लान को बताने के लिए बोलता है, बट लॉ ये सारी बात वर्गो को जाके बता देता है, जो कि डोन कीहोटे पायरेट्स का ही एक हिस्सा था। जिसके बाद वर्गो पहले तो रोजोनेंटे को वहीं पे मारता है और ये सारी बात डोफ्लेमिंगो को बता देता है। डोफ्लेमिंगो यहाँ आते ही अपना बर्ड केज एक्टिवेट कर देता है और कोरोजोन लॉ को एक क्रेट के अंदर छुपा के रख देता है और अपने डेविल फ्रूट की मदद से उसके आसपास एक साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट कर देता है। और जब डोफ्लेमिंगो यहाँ पे आता है वो उसको बता देता है कि लॉ ने उस फ्रूट को खा लिया है और वो यहाँ से भाग गया है। जिसके बाद डोफ्लेमिंगो जिस गन से अपने पिता को मारा था उसी गन से यहाँ पे अपने भाई को भी मार देता है। और कोरोजोन की मौत के बाद लॉ काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उस दिन से वो डोफ्लेमिंगो से इसका बदला लेने का ही प्रण ले लेता है। वापस से अपनी मेन स्टोरी में आए तो यहाँ पे कैवेंडिश अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी हकूबा को यूज करके डेलिंजर को हरा देता है। बार्थोलोमियो यहाँ पे ग्लैडियस को और साई यहाँ पे लाओ जी को हरा देता है और बेबी 5 तो भाई यहाँ पे साई के प्यार में ही पड़ के पागल हो जाती है। दोस्तों यहाँ एक मैन टू मैन बैटल चलती है जिसमें फ्रैंकी सेनियोर पिंक को हरा देता है और इस बीच हमको सेनियोर पिंक की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो भाई एक बारिश के मौसम में सेनियोर पिंक की मुलाकात रशियन नाम की एक लड़की से होती है, जिससे आगे चल के वो प्यार करने लगता है और आपस में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं, जिनका एक बच्चा भी होता है। अब भाई रशियन तो पायरेट से काफी ज्यादा हेट करती थी, इसलिए सेनियोर ने उसको ये बताया था कि वो एक बैंक में काम करता है। बट एक दिन उसके बेटे की काफी बुरी तबीयत खराब हो गई और वो डोफ्लेमिंगो के एक मिशन में बिजी था, इसलिए वो आ नहीं पाया, जिसके बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई और इस वजह से रशियन काफी ज्यादा उदास थी। आगे चल के सेनियोर रशियन को सब कुछ सच्चाई बता देता है कि वो कोई बैंक में काम नहीं करता और वो एक पायरेट है, जिसको सुन के वो वहाँ से भाग जाती है। बट एक लैंडस्लाइड में उसका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मेमोरी चली गई थी। सेनियोर पिंक ये सब देख के काफ़ी उदास था और उसका ज़िंदगी में अब सिर्फ एक ही मकसद बचा था, वो था रशियन के चेहरे पे मुस्कान लाना, जिसके लिए वो डेली अपने बच्चे की ड्रेसअप पे तैयार होके आके उससे मिलने लगा और उसको दुनिया से कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो ये सब कुछ सिर्फ उस लड़की के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कर रहा था, जिससे वो
सच्चे दिल से प्यार करता था। तो भाई डियामांटे और कीरोस आपस में फाइट कर रहे थे और इस फाइट में कीरोस अपनी एक पैर पे ही लड़ाई कर रहा था, जिसमें वो काफी स्ट्रगल कर रहा था, बट आखिरकार वो डियामांटे को यहाँ पे मार देता है और अपनी वाइफ की डेथ का बदला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीका किंग रिकू को मारने ही वाला होता है, बट ओलंबस जोरो को अपनी पूरी पावर से थ्रो करता है और जोरो अपनी शॉट्स में हाकी को एम्ब्यूज करके पीका को लगातार तब तक टुकड़ों में काटता रहता है जब तक उसकी रियल बॉडी बाहर नहीं आती, और जैसे ही उसकी रियल बॉडी बाहर आती है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक 3000 वर्ल्ड से उस पे हमला करता है और पीका को यहाँ पे हरा देता है। दोस्तों लॉ भी यहाँ पे ट्रेवल को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, बट दोस्तों लॉ को हराने के चक्कर में ट्रेबॉल यहाँ पे अपने आप को ही एक्सप्लोड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी डोफ्लेमिंगो के स्ट्रिंग क्लोन को हरा देता है और बेलमी जो कि फोर्सफुली यहाँ पे लूफी से फाइट कर रहा था उसको काफी देर तक अवॉइड करने के बाद एक ही पंच में वो बेलमी को भी यहाँ पे हरा देता है। लॉ डोफ्लेमिंगो से फाइट करते हुए अपने गामा शॉट अटैक से डोफ्लेमिंगो के सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, बट डोफ्लेमिंगो अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने सारे ऑर्गन्स पे अंदर से टांके लगा के उनको हील कर लेता है, जिसके बाद वो लॉ को मारने ही वाला होता है, बट लूफी वहां आके लॉ को बचा लेता है और लूफी और डोफ्लेमिंगो के बीच कॉन्करर्स हाकी की बैटल होती है, जिसको सभी लोग देख के शॉक में आ जाते हैं। बट बाकी लोग यहाँ पे एक अलग ही बैटल बर्ड केज से जूझ रहे होते हैं, तो सारे स्वॉर्ड्समैन अपनी अपनी स्वॉर्ड में हाकी को एम्ब्यूज करके बर्ड केज को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं और सारे कोलोसियम के फाइटर बार्थोलोमियो के बैरियर को पुश करके और टोंटाटा ट्राइब्स ऑफ फ्रैंकी सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई स्माइल फैक्ट्री की मदद से बर्ड केज को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें इनका साथ देने नेवी और फूजीतोरा भी आ जाते हैं और इन सब के प्रयासों से बर्ड केज कुछ हद तक स्लो डाउन भी हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारे मेन इवेंट में यानी कि डोफ्लेमिंगो वर्सेस लूफी में लूफी इस फाइट में आखिरकार अपने गियर 4 बाउंसमैन को यूज करने का फैसला करता है और इस फॉर्म में लूफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साथ ही साथ काफी ज्यादा फास्ट भी हो जाता है और इस फॉर्म की मदद से वो डोफ्लेमिंगो की धुलाई दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से करना स्टार्ट करता है और भाई डोफ्लेमिंगो को वो तो पावर के मामले में टोटली ओवरवेल्म कर देता है, बट इसके पहले कि वो अपना फाइनल अटैक डोफ्लेमिंगो पे कर पाता उसकी हाकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और लूफी यहाँ वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो सभी से डोफ्लेमिंगो को 10 मिनट तक बिजी रखने के लिए बोलता है, क्योंकि 10 मिनट में उसकी बॉडी वापस से रिकवर हो जाएगी और वो गियर 4 को वापस से यूज कर सकेगा। अब भाई लूफी को घायल देख के जीजस बर्गिस उस पे अटैक करने जाता है, बट साबो आके उसको रोक लेता है और अपनी नई फायर पावर से उसको एक ही झटके में हरा देता है। दूसरी तरफ डोफ्लेमिंगो रेबेका को अपने स्ट्रिंग से कंट्रोल में लेके वायोला को मारने के लिए भेजता है, बट लूफी एंड टाइम पे रिकवर होके आ जाता है और रेबेका को रोक लेता है। लॉ अपनी पावर से वायोला को डोफ्लेमिंगो से दूर करता है और डोफ्लेमिंगो अपने स्ट्रिंग से लूफी को कंट्रोल में ले लेता है और उस पे अटैक करने वाला होता है, बट लूफी अपने गियर 4 का इस्तेमाल करके उड़ के हवा में जाता है, साथ ही साथ डोफ्लेमिंगो के कंट्रोल से भी फ्री हो जाता है। लूफी को याद आती है अपनी ट्रेनिंग के दिनों की बात, जिसमें रेली उसको बताता है कि अगर गियर 4 के एक पंच से उसका अपोनेंट नहीं हारा तो वो क्या करेगा, जिसमें लूफी रेले को बताता है कि उसके पास एक और अटैक है जो कि आगे चल के हमको रिवील होता है कि किंग कॉन्ग गन है, और किंग कॉन्ग गन की हमले से लूफी डोफ्लेमिंगो पे अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि ना सिर्फ डोफ्लेमिंगो उस अटैक से हार जाता है, साथ ही साथ बर्ड केज भी फ्री हो जाता है। दोस्तों बर्ड केज के डिस्ट्रॉय होते ही ड्रेसरोसा के सभी नागरिक काफी खुश हो जाते हैं और फूजीतोरा किंग रिकू के पास आके उनको अपना राज्य वापस से संभालने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की तरफ से किंग रिकू से माफी भी मांगता है। पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि डोफ्लेमिंगो को लूफी और लॉ के अलायंस ने हरा दिया है। तो भाई लूफी और उसके साथी किरोस के घर में आराम कर रहे थे, जहाँ साबो आता है और उनको अपना एक वीवरा कार्ड दे के वहाँ से निकल जाता है, बट रॉ हेड्स की परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नेवी उनको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आती है, जिसके बाद फूजीतोरा और लूफी के बीच में फाइट भी स्टार्ट होती है और फूजीतोरा तो भाई बिल्कुल सीरियस है इस मामले में, क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी पावर से पूरे ड्रेसरोसा की बिल्डिंग्स को और सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को आसमान में ऊपर उठा देता है ताकि वो उसको स्ट्रॉ हेड्स के ऊपर गिरा के उनको कैप्चर कर सके। बट ड्रेसरोसा के नागरिक यहाँ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो लूफी को यहाँ से भगा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो लूफी के पास पहुंच के लूफी को
प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ताकि फूजितोरा लूफी के ऊपर अटैक ना कर पाए। एक पायरेट के प्रति ड्रेसरोसा के सभी नागरिकों का इतना प्यार देख के फूजितोरा का यहाँ पे दिल पिघल जाता है और वो ये सोचता है कि लूफी जैसा नेक इंसान आखिर एग्जिस्ट करता कैसे है, आखिर वो कैसा दिखता होगा, उसके बाल कैसे होंगे। इसके बाद फूजितोरा यहाँ पे लूफी को सुरक्षित निकलने देता है। दोस्तों लूफी का एहसान मानते हुए टूर्नामेंट के सभी फाइटर्स और लियो लूफी के साथ साके शेयर करके उसके प्रति अपनी लॉयल्टी को साबित करते हैं और यहाँ पे द स्ट्रॉ हेड्स ग्रैंड फ्लीट का जन्म होता है जिसमें टोटल 5650 मेंबर शामिल होते हैं। अब बेलेमी यहाँ पे लूफी की ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा तो नहीं बनता बट वो बाकी लोगों की तरह ही लूफी के बीवरा कार्ड का एक हिस्सा ले लेता है। तो नामी, सांजी, चॉपर, ब्रूक और मोमोनुस्के सीजर के साथ जो आइलैंड पहुंच जाते हैं और सीजर यहाँ से उनके हाथों से ना भाग पाए इसलिए लॉ सीजर का हार्ट सांजी को दे देता है। बट उन पे आगे चल के बीस्ट पायरेट्स के कुछ सदस्य हमला करते हैं जो कि एक समुराई को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बट उनका सामना यहाँ पे ब्रूक और सांजी बड़ी आसानी से करके उनको हरा देते हैं। एक रैंडम से स्काई आइलैंड से एक व्यक्ति डेली वहाँ से कूद के अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई बार नेवी ने इसको पकड़ के एग्जीक्यूट करने की कोशिश की बट जब इसको पकड़ा गया तो चेन ही टूट गई। जब इसको एग्जीक्यूट करके मारने की कोशिश की गई तो एग्जीक्यूशनर की ब्लेड टूट गई। इस व्यक्ति की स्किन पे किसी भी हथियार से एक खरोच भी देना इम्पॉसिबल है और ये इस समय केट अलायंस और अप्पू के हेडक्वार्टर पे जाके गिर जाता है। लोग इसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से भी जानते हैं और ये वन ऑफ द 4 एम्परर में से एक द किंग ऑफ बीस्ट काइडो है जो कि हमारे आगे आने वाली स्टोरी का काफी मेन कैरेक्टर होने वाला है। ड्रेसरोसा में इस आइलैंड के मेन प्रोटेक्टर्स लूसी, कीरोस और गॉड उसॉप की स्टैच्यू को स्टेब्लिश किया जाता है और लूफी अपनी ग्रैंड फ्लीट के साथियों को अपने अपने अलग अलग रास्ते में जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो और उसका क्रू बार्थेलोमियो की शिप में बैठ के जो आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। बार्थेलोमियो यहाँ पे लूफी और उसके क्रू की न्यू बाउंटी को रिवील करता है। लूफी और लॉ की 500 मिलियन, जोरो की 320 मिलियन, डीमन चाइल्ड निको रॉबिन की 130 मिलियन, फ्रैंकी की 94 मिलियन, गॉड उसॉप की 200 मिलियन, नामी की 66 मिलियन और चॉपर की भी 50 से बढ़ के 100, सोल किंग ब्रूक की 83 मिलियन और सांजी की 177 मिलियन बेरीज। बट सांजी के वांटेड पोस्टर में डेड और अलाइव की जगह सिर्फ ओनली अलाइव मेंशन था और इसका रीजन हम लोग को अपनी नेक्स्ट आर्क की वीडियो में पता चलेगा जब हमारे दोस्त बार्थोलोमियो की शिप में जो आइलैंड पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे जो आर्क की। जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा एग्जाम में फेल हो जाएगा।